कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहां पर हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। जो ऑप्शनल ज्योग्राफी का पेपर है उसमें एक दो प्रश्न सिंधु नदी तंत्र से ही पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहां पर हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात कर ले, तो क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है तो हम चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, क्योंकि इसी में 5 से 10 मिनट की वीडियो खत्म करनी है। और फिर इसके बाद हम आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में बात कर लेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, और फिर पश्चिमी घाट पर और पूर्वी घाट पर गिरने वाली नदियों के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कई चैप्टर कवर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखते हैं कि सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिंधु नदी है, झेलम नदी, चिन्नाव, रावी, ब्यास, सतलज। जो यहाँ पर 5 नदियाँ हैं तो उन्हीं के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगदम ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगदम ग्लेशियर से निकलती है, तो आपको ये याद रखना है। पहले हम उद्गम सभी के बता देते हैं, फिर बाद में इनके बारे में मुख्य रूप से बात कर लेते हैं कि जो भी सिंधु नदी या फिर सतलज नदी या झेलम नदी, चिन्नाव, रावी, ब्यास की जो भी विशेषताएं मुख्य हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। तो पहले यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो सिंधु नदी का उद्गम है वो फिर हम ये बता दें कि यहाँ पर कोई रिटन नोट्स नहीं है, सिर्फ आप इन्हें हमारे साथ अध्ययन कीजिएगा और इन्हें सुन लीजिएगा तो ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के पास चेमा युंगदम ग्लेशियर से है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और सतलज नदी के बारे में बात करें तो सतलज नदी जो यहाँ पे जो बह रही है सतलज नदी का उद्गम स्थान के बारे में बात करें तो तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सिंधु नदी, जैसे कि हम बात करें सिंधु नदी झेलम ने जो सिंधु नदी है मानसरोवर झील के पास से तो निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास चेमा युंगदम ग्लेशियर से निकलती है, जबकि सतलज नदी की बात करें तो वो भी मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है, लेकिन किसकी, राकस ताल से निकलती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जबकि चेमा युंगदम ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। और यहाँ पर मानसरोवर झील है, वहीं से तो 2 नदियाँ निकलती हैं आपकी तिब्बत से। कौन कौन सी, जो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं, सिंधु नदी और सतलज नदी। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं और नदियों के बारे में, जैसे चिन्नाव नदी के बारे में बात करें। जो चिन्नाव नदी यहाँ पर है, ये वाली चिन्नाव नदी का उद्गम स्थान, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चिन्नाव नदी के जो चिन्नाव नदी का उद्गम स्थान है वो बैरीनाग के समीप चिन्नाव नदी के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा के समीप से निकलती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि चिन्नाव नदी के बारे में बात करें तो चिन्नाव नदी का जो उद्गम स्थान है वो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा के समीप से निकलती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने 3 नदियों के बारे में अभी तक बात की है। सिंधु नदी जो मानसरोवर झील के चेमा युंगदम ग्लेशियर से निकलती है। सतलज नदी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। और चिन्नाव नदी के बारे में बात की तो वारालाचा, जो हिमाचल प्रदेश के वारालाचा दर्रे के पास समीप से निकलती। ठीक है, और हम ये झेलम नदी के बारे में बात कर लें तो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी का उद्गम स्थान यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि झेलम नदी का उद्गम स्थान जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि झेलम नदी का उद्गम स्थान क्या है, जम्मू कश्मीर में बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। किसकी बात कर रहे थे, झेलम नदी की हम बात कर रहे थे। और हम बात कर लें यहाँ पर रावी और ब्यास के बारे में। तो रावी, ब्यास ये दोनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश की रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले इनके उद्गम स्थान के बारे में बात की, तो इनकी लंबाइयों के बारे में देख लेते कौन कितनी किसकी लंबाई है। वैसे हम बात करें भारत में जैसे 6 सबसे लंबी नदियाँ कौन सी हैं उसके बारे में बात कर लें। जैसे कि पहली ब्रह्मपुत्र है जो भारत में सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र। फिर सिंधु नदी है, क्योंकि सिंधु नदी आई जो दूसरे नंबर पे, इसकी लंबाई इसकी है 2800 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद गंगा है, गंगा की लंबाई 2525 है। ठीक है, ये भी किलोमीटर है। फिर इसके बाद सतलज नदी 1500 किलोमीटर है। और गोदावरी के बारे में बात करें तो 1450 किलोमीटर है। ठीक है, गोदावरी 1465 किलोमीटर, तो आपको याद रखना है 1465 किलोमीटर है।
किसकी, गोदावरी की। और यमुना के बारे में बात करें तो 1385, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इनकी लंबाई की बात करी। जो ऐसे पूछा जाए कि भारत में सबसे 6 लंबी नदियाँ कौन कौन सी, उनका क्रम बताइए, तो पहले ब्रह्मपुत्र है, फिर सिंधु नदी है, फिर गंगा, सतलज, गोदावरी, यमुना, ठीक है। तो इनके बारे में अब हम यहाँ पर सिंधु नदी की विशेषता, क्योंकि हम यहाँ पर सिंधु नदी का उद्गम के बारे में सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्हीं 5-6 नदियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम सिंधु नदी की विशेषता के बारे में समझ लें कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है, और सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, उत्तर पश्चिम की ओर, यानी यहाँ से इस प्रकार ये आती है और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होते हुए और इस प्रकार पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और सिंधु नदी के बारे में और बात कर लें तो सिंधु नदी गिलगित के पास बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है, जिसे सिंधु गार्ज कहती है। यहाँ पर गार्ज का निर्माण करती है और इसके बाद ये गिलगित के पास निर्माण फिर पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। तो सिंधु नदी की हमने विशेषता के बारे में जाना। अब हम झेलम नदी के बारे में जान लेते हैं। झेलम नदी की क्या विशेषता है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है और श्रीनगर होते हुए, यदि आपसे पूछा जाए कि श्रीनगर किस नदी किनारे बसा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, झेलम नदी किनारे, ठीक है। यानी श्रीनगर होते हुए बुलर झील में मिल जाती है, ठीक है। और पुनः बुलर झील के बाद आगे निकलती है भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ प्रवाहित होती है और इसके बाद यह नदी पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हमने यहाँ पर झेलम नदी के बारे में बात की। तो झेलम नदी का उद्गम स्थान क्या है, वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और हम बात करें एक और, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी सिंधु नदी तंत्र की एक नदी है जो विसर्पण करती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, झेलम नदी। विसर्पण का मतलब होता है उसकी गति बहुत मंद हो जाती है, यानी हिमालय। यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि कौन सी हिमालयी नदी है जो विसर्पण करती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, झेलम नदी होगा। जो विसर्पण का मतलब होता है इतनी मंद गति हो जाती है कि उसकी वेग धारा में नहीं रहता है, जिस कारण से सीधी ना बहकर वो अपनी टेढ़ी मेढ़ी तरह इस प्रकार से बहती है, इसे हम विसर्पण कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं चिन्नाव नदी की विशेषता के बारे में। चिन्नाव नदी की क्या विशेषता है उसके बारे में देख लेते हैं। चिन्नाव नदी बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात कर लें रावी और ब्यास नदी के बारे में। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट इन्हीं नदियों के बारे में जाना। और सतलज नदी के बारे में बात कर लें तो हम सतलज नदी की विशेषता क्या है कि सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलकर, यानी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलकर हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे में प्रवेश करती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे में प्रवेश करती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सतलज नदी होगा, ठीक है। तो ये आपकी सतलज नदी और हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे में प्रवेश करती है तब आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में पंजाब के यदि आपसे पूछा जाए कि सतलज नदी किन राज्यों में बहती है, तो आपका राइट आंसर होगा 2 राज्यों में, कौन से, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, ठीक है। और इसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये आपने कुछ पॉइंट हमारे साथ डिस्कशन किए। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक और पॉइंट आपसे पूछा जाए कि सिंधु नदी तंत्र का जल विवाद किन 2 देशों के बीच में है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पाकिस्तान और भारत के बीच में। ये कब जल समझौता हुआ, 1960 में हुआ। यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या विवाद है, हम आपको समझा देते हैं। जो सिंधु नदी है, झेलम नदी और चिन्नाव नदी है, यानी इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान 80% यूज करेगा, जबकि भारत यानी पाकिस्तान सिंधु नदी, झेलम, चिन्नाव का जो पानी होगा उसका 80% पाकिस्तान यूज करेगा। जबकि ये पश्चिमी नदियाँ, जबकि पूर्वी 3 नदियाँ कौन सी, रावी, ब्यास, सतलज। जो रावी, ब्यास ये 3 नदियाँ हैं, इनका जो पानी, और जबकि यहाँ पर भारत कितने 20% यूज करेगा पानी, ठीक है। और यहाँ पर जो 3 नदियाँ रावी, ब्यास, सतलज, इसका पानी भारत कितने 80% यूज करेगा और पाकिस्तान 20% यूज करेगा, ठीक है। ये जल विवाद जो सिंधु नदी तंत्र से है, तो ये कब हुआ था, 1960 में हुआ है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में हमने आपको आसानी शब्दों में बताया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।